नमस्ते, सदावत सलेम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो वो फिलीपींस को लेकर आ रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलीपींस अपने सैन्य कर्मियों के पहले बैच को भारत भेज रहा है, जो भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और इस साल की शुरुआत में आपको मालूम ही है कि भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस की डील हो चुकी है। इसके अलावा फिलीपींस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस डील महज एक शुरुआत है, आगे भी दोनों देशों के बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है। 24 उन्नत क्षमता वाले ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर और उनसे संबंधित उपकरणों के लिए इनहांस कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर का उद्देश्य सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम रिसीवर पर आधारित दुश्मन के गाइडेड हथियार, मिसाइल, ड्रोन और छोटे यूएवी हमलों से भारतीय संपत्तियों की रक्षा करना है। बता दें कि ये पूरा सिस्टम वाहन पर चलने वाला मोबाइल होना चाहिए और इसे सड़क और हवाई मार्ग से परिवहन किया जा सकता हो। इसके अलावा इस सिस्टम का डिजाइन इस तरीके से तैयार होना चाहिए कि इसको त्वरित तैनात की या फिर डी इंडक्शन इसका किया जा सके। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऊर्जा के क्षेत्र की कंपनी जी स्टीम पावर ने सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग फर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ एक बड़ी डील की है। यह समझौता 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए हुआ है। कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा कि सौदे की राशि $16.5 करोड़ यानी कि 1288 करोड़ रुपए है। ये इकाइयां यानी कि यूनिट्स गोरखपुर, हरियाणा और कर्नाटक में विकसित की जा रही हैं। बता दें कि इससे 14 करोड़ घरों को बिजली मिल पाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत को लेकर आ रही है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का दौरा किया। बता दें कि उन्हें ऑटोनॉमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई, जिसे भारतीय नौसेना के लिए जीएसएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यात्रा के दौरान मार्लेस को विभिन्न जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत गतिविधियों और जीएसएल में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता से भी अवगत कराया गया। इस आयोजन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री को उन चुनिंदा रक्षा स्टार्टअप से भी मिलवाया गया जिन्होंने अपने उत्पाद को प्रदर्शित किया, जिन्हें रक्षा मंत्रालय की आइडेक्स योजना के तहत विकसित किया गया था। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। बता दें कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म टॉनबो इमेजिंग ने भारतीय सेना प्रमुख को स्पार्टन मल्टीपर्पज थर्मल साइट के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि स्पार्टन एक नेक्स्ट जनरेशन टैक्टिकल थर्मल इमेजिंग साइट है, जिसे पावर मिलती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से। बता दें कि इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि यह संयुक्त रूप से एक बेहतर भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा इसमें 12 शार्प माइक्रोमीटर सेंसर लगा हुआ है। इसके अलावा इसे एंड्रॉइड से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अंदर इंटरनल वीडियो रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है, साथ ही 30x स्कोप्स भी हैं। इसे हाथ से भी संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा इसे हेलमेट माउंटेड मोनोकुलर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और लॉन्ग रेंज के वेपन साइट्स और छोटे हथियारों और स्नाइपर्स में भी इसे लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि आकाश एयरफोर्स लॉन्चर को लेकर आ रही है। दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने संयुक्त रूप से तैयार की गई 100वीं आकाश एयरफोर्स लॉन्चर को भारतीय वायुसेना को सौंपा है। बता दें कि आकाश एयरफोर्स लॉन्चर एयर डिफेंस मिसाइल का मल्टी टेक्नोलॉजी वेपन लॉन्च प्लेटफॉर्म है और इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डीआरडीओ, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एलएनटी ने तैयार किया है। ये सेल्फ पावर्ड है। इसके अलावा ये पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल लॉन्चिंग सिस्टम पर भी आधारित है, जिसे कि ट्रेलर पर माउंट किया जा सकता है। बता दें कि ये सभी तरीके के मौसम, दिन और रात में काम करने में सक्षम है। बता दें कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने 39 यानी कि 49 आकाश लॉन्चर्स भारतीय सेना को भी सौंपे थे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है इंजन निर्माण को लेकर। फ्रांस इंजन निर्माता साफ्रान और भारत की जीटीआरई अब नए इंजन निर्माण के लिए अंतिम रूप से तैयार हो रहे हैं। बता दें कि साफ्रान और जीटीआरई मिलकर 110 किलो न्यूटन का इंजन तैयार करेंगे एएमसीए के लिए। बता दें कि भारत इस प्रोजेक्ट में 1 बिलियन यूरो को निवेश करेगा, लेकिन अभी भारत को फ्रांस से इस इंजन के जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलने बाकी हैं। बता दें कि फ्रांस भारत को कोर इंजन की तकनीक देगा, जिससे इंजन में सुधार और अपग्रेडेशन किया जा सकता है, खास करके क्रिटिकल कंपोनेंट्स का। वहीं साफ्रान के पास कोर इंजन के जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, जो कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत को देगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पास इस इंजन को निर्यात करने का पूरा अधिकार होगा और अगर भारत को एएमसीए का एक्सपोर्ट मिलता है उसके मित्र देशों से, तो इसमें हमको किसी भी तरीके की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस इंजन का इस्तेमाल किसी और एयरक्राफ्ट पर लगाया जाना है तो उसके लिए फ्रांस से परमिशन लेनी होगी। बता दें कि साफ्रान और डीआरडीओ इंजन को तैयार करेंगे और साफ्रान फ्रांस में इस इंजन के 4 प्रोटोटाइप्स तैयार करेगा और प्री प्रोडक्शन इंजन वेरिएंट को डसॉल्ट राफेल के टेस्ट बेड में इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि ये इंजन 7 सालों में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भारत 110 किलो न्यूटन का इंजन का इस्तेमाल एएमसीए के अलावा तेजस मार्क 2, टीडीबीएफ और अन्य प्रोग्राम में कर सकता है।
बता दें कि आने वाले 30 सालों में करीबन 1000 से ज्यादा इंजन तैयार होंगे। इसके अलावा इंजन का एक और वेरिएंट तैयार होगा जिसे कि दूसरे प्रोग्राम्स पर लगाया जाएगा। वहीं साफरान भारत के सभी भविष्य के जो भी इंजन तैयार होंगे उनका परामर्शदाता बना रहेगा, जिसमें कि 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन भी शामिल है। इसके अलावा ड्राई इंजन जो कि अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने बुधवार को रणनीतिक चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा मैट्रिक्स की व्यापक समीक्षा की है। इसके अलावा एक खुले, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के अपने साझा उद्देश्यों की पुष्टि की है। अपनी वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग के साथ साथ अपनी सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाया। इसके अलावा एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि मंत्रियों ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रक्षा और सुरक्षा स्तंभों की भी समीक्षा की है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान शाक्ष्म घाटी की तरह चीन को गिफ्ट करने वाला है गिलगिट बाल्टिस्तान को? इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रिपोर्ट सामने आई है, इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन को सौंप सकता है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन को पट्टे पर दिया जा सकता है। काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज नागरी ने भी इस बात की आशंका व्यक्त की है कि इस तरीके का समझौता दोनों देशों के बीच हो सकता है। बता दें कि अगर पाकिस्तान पट्टे पर गिलगिट बाल्टिस्तान को देता है तो पाकिस्तान को एक मोटी रकम मिल सकती है ताकि पाकिस्तान अपनी मौजूदा आर्थिक संकट से निपट सके। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की आबादी काफी कम है। यहाँ सक्षम लोग अपने परिवारों के साथ पलायन कर रहे हैं, उन्हें जहाँ भी काम मिलता है वे वहीं रहने लगते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाली सभी आत्महत्याओं में से 9% गिलगिट बाल्टिस्तान में होती है। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों को बिजली उपलब्ध कराने के बावजूद गिलगिट बाल्टिस्तान में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है, क्योंकि ये क्षेत्र पाकिस्तान के राष्ट्रीय ग्रिड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ये भोजन की कमी से भी ग्रस्त है और इसका जल विद्युत या फिर अन्य संसाधनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान में मौजूद ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के साथ एक हताश आबादी परेशान हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चीन अपना विस्तार आगे बढ़ा रहा है और ऐसे में उसके लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। वहीं कुछ समय पहले अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि अमेरिकी कांग्रेस के उम्मीदवार बॉब लेसिया ने कहा था कि अगर गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में होता और बलूचिस्तान स्वतंत्र होता तो अमेरिका को अफगानिस्तान में फायदा हो सकता था, और अगर गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के नियंत्रण में होता तो चीन के BRI प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा झटका वहीं से लगना शुरू हो जाता और चीन सीधा अरब सागर तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में दोस्तों एक बड़ी चिंता का विषय भारत के लिए भी है अगर ये काम होता है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त इतनी बदतर हो चुकी है कि वो अपने यहाँ के नागरिकों को भी गिरवी रख सकता है। तो ऐसे में पूरा प्रांत वो गिरवी रख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में दोस्तों भारत को अब कड़े कदम उठाने की सख्त जरूरत है। इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया जाए। इसके अलावा किसी भी तरीके से प्रेशर में डालकर पाकिस्तान को रोकना होगा कि वो चीन को गिलगिट बाल्टिस्तान को पट्टे पर ना दे सके, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा समझौता होगा भारत के लिए। दोस्तों अब हमको किसी भी हाल में पीओके को वापस लेना होगा, नहीं तो ये चुनौती हमारे लिए एक नासूर बनकर उभरेगी और इसीलिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है कि पीओके को वापस भारत में मिलाना है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।